For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो आज के बच्चों हम ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं नवंबर 2022 के लिए। इसकी सारी अमेंडमेंट्स हम कवर करने जा रहे हैं फॉर आवर सीए इंटर लॉ स्टूडेंट्स। तो ये वाली जो क्लास है ये सीए इंटर लॉ की अमेंडमेंट क्लास है फॉर नवंबर 2022। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैं बता देता हूं भाई, अमेंडमेंट्स बहुत ही ज्यादा कम है अब की बार, मतलब बहुत ही हैंडफुल, 2-3 अमेंडमेंट्स है गिनती की, और उनमें भी बहुत ज्यादा ऐसी कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आए। तो वीडियो में हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर अमेंडमेंट्स पर जाएं उससे पहले मैं 3 बातें डिस्कस करने जा रहा हूं, उन्हें ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि बाद में इन बातों पर काफी ज्यादा क्वेरीज आती हैं। सबसे पहली बात, हम ये जो अमेंडमेंट क्लास बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस अमेंडमेंट क्लासेस फॉर नवंबर 2022 अटेम्प्ट। तो उसके लिए मैंने आपको ये 2 पेजेस के छोटे से नोट्स प्रोवाइड करें जिसमें आपकी सारी अमेंडमेंट्स कवर्ड है। तो पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आता है वो यही आता है, सर ये नोट्स हमें कहां से मिलेंगे? तो बच्चों ये नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से। तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है CA_law_हर्ष उस नोट्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल रहा होगा। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इस डॉक्यूमेंट के लिंक पर आप पहुंच जाएंगे। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स अगर चाहिए, अमेंडमेंट नोट्स, तो आप इस लिंक पर जाना, यहां से आपको ये वाले अमेंडमेंट नोट्स मिल जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात और दूसरी क्वेरी जो हमारे लिए आती है वो आती है, सर इस अमेंडमेंट क्लास में नवंबर 22 के अमेंडमेंट्स में हम कवर क्या करने वाले हैं? तो बच्चों आपको पता है हमारा इंस्टीट्यूट 6 महीने पुरानी अमेंडमेंट्स कवर करके चलता है। तो हमारी ये जो नवंबर 2022 की अमेंडमेंट क्लास है, इसमें हम अमेंडमेंट्स कवर करने जा रहे हैं 1 नवंबर 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2022, इन 6 महीनों की। बिकॉज 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट्स आपके नवंबर 22 के पेपर में एप्लीकेबल होंगी। तो इन 6 महीने की अमेंडमेंट्स हम कवर करेंगे। तो ये अमेंडमेंट क्लास पढ़वाते समय मेरा एक बेसिक प्रिजम्पशन क्या रहेगा कि आपने 31 अक्टूबर 2021 तक की सारी अमेंडमेंट्स ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। वो सारी अमेंडमेंट्स हम ऑलरेडी क्लासेस में कवर कर चुके थे, या उसके लिए हमने सेपरेटली मई 22 की अमेंडमेंट क्लास दी थी। तो इस क्लास के दौरान मेरा एक बेसिक प्रिजम्पशन क्या है कि 31 अक्टूबर 2021 तक की सारी अमेंडमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, और अगले 6 महीने, दैट इज 1 नवंबर से लेकर 30 अप्रैल, इन 6 महीने की अमेंडमेंट्स हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बात जरूर ध्यान रखना बच्चों कि इन 6 महीने की अमेंडमेंट्स हम यहां पर डिस्कस करेंगे। एंड अमेंडमेंट्स फिर से मैं बता दूं बहुत ही ज्यादा कम है। तो ये 6 महीने के अमेंडमेंट्स हम यहां पर कवर करने वाले हैं। अगर मैं लिखने के लिए कहूं तो 30 अप्रैल 2022 तक के अमेंडमेंट्स हम यहां पर कवर करेंगे। एंड तीसरा और आखिरी सवाल जो मेरे से पूछा जाता है कि सर क्या हमें ये अमेंडमेंट क्लास देखनी है या नहीं? तो बच्चों ये वाली अमेंडमेंट क्लास हमारे किन किन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है मैं बता देता हूं। तो बच्चों जो भी स्टूडेंट्स हमसे कभी भी पास्ट में पढ़ के गए थे, आज से शायद 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, और उन्होंने हमारी क्लासेस ली थी मई 2022 अटेम्प्ट के लिए या उससे पहले के लिए, तो उनको तो डेफिनेटली ये वाली क्लास देखनी रहेगी। तो ये वाली क्लास आपके लिए एप्लीकेबल है। तो जो भी बच्चे हमसे मई 22 या उससे पुरानी वाली क्लासेस ले चुके हैं, चाहे वो फेस टू फेस मोड से थी, चाहे गूगल ड्राइव पेन ड्राइव मोड से थी, उन पर ये वाली क्लास एप्लीकेबल होगी। एंड दिस कम्स विद द प्रिजम्पशन कि आप पुरानी सारी अमेंडमेंट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हो। तो यहां पर हम आगे वाली अमेंडमेंट्स कवर करने वाले हैं। दूसरी बात बच्चों, हमारा एक सीए इंटर लॉ का फास्ट ट्रैक रिविजनरी बैच हमने रिकॉर्ड किया था मार्च 2022 में। तो वो बैच हमारा मार्च 2022 में कंप्लीट हो गया था। दैट वाज अ फास्ट ट्रैक बैच। और वो बैच मैंने आपको बताया था कि आपका मई 22 और नवंबर 22 दोनों के लिए एप्लीकेबल रहने वाला है। तो उसमें हमने मई 22 के हिसाब से सारी बातें कवर करी थी। तो अगर किसी भी बच्चे ने वो फास्ट ट्रैक बैच बाय कर रखा है तो उसे भी ये छोटी सी अमेंडमेंट क्लास देखनी रहेगी। अगली बात बच्चों, हमारा एक बैच जनवरी 2022 में सीए इंटर का रेगुलर बैच फिनिश हुआ था, और काफी सारे स्टूडेंट्स ने सीए इंटर का रेगुलर बैच लिया होगा, चाहे फेस टू फेस मोड में, जीडीपीटी मोड में। तो उन्हें भी डेफिनेटली ये वाली अमेंडमेंट क्लास कवर करनी है। और जस्ट अभी हमारा एक बैच जून 2022 में फिनिश हुआ है। वैसे तो इस अमेंडमेंट क्लास की मैक्सिमम अमेंडमेंट्स मैं क्लासेस के दौरान ही आपको कवर करा चुका हूं, पर यहां पे 1-2 नई बातें आएंगी। तो आई वुड से बहुत ही थोड़ी सी समय हमें यहां पर लगने वाला है। तो अगले 10-15 मिनट आप भी इस वाली अमेंडमेंट क्लास को डिवोट करने के लिए लगा सकते हो। ठीक, जो अमेंडमेंट यहां पर आई है बहुत ज्यादा ऐसे सिग्निफिकेंट नहीं है। तो जिस भी बच्चे ने हमारा जून 2022 में जस्ट अभी जो बैच फिनिश हुआ है, तो उस बैच के स्टूडेंट्स भी ये वाली क्लास देख लेंगे, तो कोई हर्ज नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत छोटी मोटी बातें मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। तो नेट में कहूंगा आज तक जितने भी बच्चे हमसे कभी पढ़कर गए हैं, सबके लिए ये वाली क्लास एप्लीकेबल रहेगी। आप ये क्लास देखेंगे तो बहुत बेहतरीन आपके लिए रहने वाला है। तो बच्चों विदाउट एनी फर्दर अडू, ये 3 सवाल मेरी तरफ से आपको आंसर मिल चुका है, और विदाउट एनी फर्दर अडू हम अमेंडमेंट स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। तो बच्चों अब की बार जो अमेंडमेंट्स आई हैं इन 6 महीनों में, आई हैं सिर्फ 3 टॉपिक्स में। दैट इज इन टोटलिटी देयर आर 3 अमेंडमेंट्स। और सबसे पहली अमेंडमेंट यहां पर जो आ रही है बच्चों, आ रही है आपके चार्जेस के रूल्स में। तो आपने चार्जेस का एक चैप्टर पढ़ा होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। तो उस चैप्टर के अंदर बच्चों काफी सारे रूल्स आते थे। मैं स्क्रीन पर आपके लिए मेन बुक भी लगा देता हूं। तो वहां पर हमारा एक रूल आता था, रूल 3।
तो हमने कुछ सेक्शन पढ़े थे, सेक्शन 77, 78, 79, जो हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज पर अप्लाई करता था। तो इनका एक कॉमन रूल आता था, रूल 3। सर क्या इस रूल में कोई चेंज है? नहीं बच्चों, इस रूल में जितनी भी ये बातें लिखी हुई है एज इट इज है, बस यहां पर एक नया सब रूल 5 इंसर्ट हो गया है। तो यहां पर एक बस नया छोटा सा सब रूल 5 आ गया है। तो ये एक अमेंडमेंट है कि जी चार्जेस के रूल में रूल 3 के अंदर एक नया सब रूल 5 हो गया है इंसर्ट। और सर ये नया सब रूल 5 क्या बात करता है? तो बच्चों ये वाला जो नया सब रूल 5 आया है, यहां पर कुछ बैंकिंग कंपनीज के लिए आई है एक छोटी सी एग्जम्पशन। तो एक बार सब रूल 5 को पढ़ते हैं, फिर इसे समझेंगे। क्या कह रहा है भाई? नथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल, दैट इज रूल 3 की कोई भी बात, नथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल shall apply to any charge required to be created or modified by a banking company under section 77 in favor of RBI when any loan or advance has been made to it under section 17 subsection 4 clause D of the RBI Act। तो एक बार बच्चों दोबारा से आप इस लाइन को पढ़िएगा। क्या कह रहे हैं भाई? रूल 3 की कोई भी बात इस पर्टिकुलर केस पर अप्लाई नहीं करेगी। मतलब अगर इस केस में कोई कंपनी चार्ज क्रिएट कर रही है तो उसे ये चार्ज आरओसी के पास कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एक पर्टिकुलर केस आया है, ये आपको एग्जाम कर रहा है कि आप अगर किसी के फेवर में चार्ज क्रिएट करना है, आप ये वाला चार्ज आरओसी के पास नहीं भी रजिस्टर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों यहां पर एक रूल आया। अब सवाल उठता है सर यहां पर एग्जाम किया कैसे जा रहा है? तो बच्चों यहां पर एग्जाम किया जा रहा है एक बैंकिंग कंपनी को कि जी अगर किसी बैंकिंग कंपनी ने आज कोई लोन या एडवांस लिया है, सर बैंक्स तो लोन या एडवांस देते हैं, पर नहीं बच्चों, बैंक्स कभी कभी ना लोन और एडवांस लेते भी हैं। तो आज अगर किसी बैंक ने कोई लोन या एडवांस लिया है, किससे लिया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। कि आज किसी बैंक को पैसे की जरूरत आन पड़ी थी और आप गए आरबीआई के पास और रिजर्व बैंक से आपने पैसा मांगा। तो लेट्स सपोज बच्चों यहां पर कोई बैंकिंग कंपनी, हम एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज एचडीएफसी बैंक। तो आज एचडीएफसी बैंक को पैसे की जरूरत आन पड़ी, तो बैंक गया आरबीआई के पास और आरबीआई से कहा आरबीआई मुझे ना कुछ पैसा चाहिए, आप कृपया पैसा लोन के फॉर्म में दे दीजिए। आरबीआई ने कहा जी पैसा मैं आपको कैसे दूं, मैं तो नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशंस कर नहीं सकता। तो एचडीएफसी बैंक ने कहा आरबीआई आप ना अपने आरबीआई एक्ट में जाओ जिसके तहत आपको बनाया गया है। उस आरबीआई एक्ट में ना एक सेक्शन 17 आता है, वो सेक्शन आपको यह बताता है कि आप क्या क्या काम कर सकते हो। दैट इज आरबीआई नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशंस तो नहीं करता, पर एज रिजर्व बैंक वो कुछ कुछ ट्रांजैक्शन एंड कुछ कुछ बिजनेसेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर पैसा ऑब्टेन करना, फॉर एग्जांपल आपका सीआरआर एसएलआर के रेशियोज फिक्स करना, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज बनाना, तो ये सब काम आरबीआई के रहते हैं। तो कुछ कुछ काम आरबीआई भी कर सकता है। तो एचडीएफसी ने कहा आरबीआई आप अपने आरबीआई एक्ट के ना सेक्शन 17 में जाओ। सेक्शन 17 आरबीआई को एक पावर देता है कि आरबीआई अगर आपसे कोई बैंकिंग कंपनी पैसा मांगने आए तो आप भी उसे फंड्स प्रोवाइड कर सकते हो। उसकी भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है कि वो टाइम इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, डिमांड इंस्ट्रूमेंट रहना चाहिए, आप 90 दिन तक के लोन देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन बातों में हम नहीं जाएंगे, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। पर आरबीआई भी अगर चाहे तो बैंकिंग कंपनीज को लोन प्रोवाइड कर सकता है अंडर सेक्शन 17। तो बच्चों इस सेक्शन 17 में एक सब सेक्शन 4 आता है, उसमें आता है क्लॉज डी, और वो ये कहता है कि आरबीआई अगर कोई बैंक आपसे पैसा मांगने आया, फॉर एग्जांपल आरबीआई ने कहा ठीक है एचडीएफसी बैंक मैं आपको 100 करोड़ का लोन प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं, तो क्या आरबीआई ऐसे ही लोन दे देगा? शायद नहीं। आरबीआई कहेगा एचडीएफसी बैंक आप मुझे कोई सिक्योरिटी दीजिए। तो ये जो क्लॉज डी है बच्चों, ये क्या कहता है कि अगर एचडीएफसी बैंक अपने किसी प्रोमिसरी नोट की या अपने किसी बिल ऑफ लीडिंग की, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स की सिक्योरिटी आरबीआई को देता है और बदले में आरबीआई से लोन ऑब्टेन करता है, तो ये चीज आरबीआई एक्ट में अलाउड है। दैट इज यहां पर एचडीएफसी बैंक आरबीआई से लोन ले सकता है और बदले में प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ लीडिंग एटसेट्रा की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे भाई कि एचडीएफसी बैंक ने आरबीआई के फेवर में एक चार्ज क्रिएट किया, क्योंकि आरबीआई से लोन लिया गया और उसे अपने एसेट की सिक्योरिटी दी गई, तो यहां पर एक चार्ज क्रिएट हुआ है। तो बच्चों पहले ये वाला चार्ज जो एचडीएफसी आरबीआई के फेवर में क्रिएट कर रहा है, हमें कंपनीज एक्ट में ये भी रजिस्टर करवाना पड़ता था, बिकॉज एचडीएफसी भी एक कंपनी है और इस पर भी कंपनीज एक्ट लगता है। पर अब इसे रूल 3 में कर दिया गया है एग्जाम कि जी अगर कोई बैंकिंग कंपनी आरबीआई से सेक्शन 17 सब सेक्शन 4 क्लॉज डी ऑफ द आरबीआई एक्ट के तहत कोई लोन लेती है और उसके बदले में आरबीआई के फेवर में कोई चार्ज क्रिएट करती है, तो ये वाला चार्ज अब आपको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक छोटी सी अमेंडमेंट है, मुझे बहुत ज्यादा रेलेवेंट पेपर के लिए नहीं लगती है, बट स्टिल याद रख लीजिएगा कि रूल 3 में ये छोटी सी बात आई है कि अगर किसी बैंकिंग कंपनी ने आरबीआई के फेवर में चार्ज क्रिएट किया है किसी ऐसे लोन के तहत जो लोन इस सेक्शन के अंदर आरबीआई से लिया गया था, तो ये वाला चार्ज आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। क्या सर हमें सेक्शन 17 सब सेक्शन 4 क्लॉज डी इसको बोर्ड डेथ में पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। आप बस इतना ध्यान रखना कि बैंकिंग कंपनी आरबीआई के फेवर में अगर इस सेक्शन में चार्ज क्रिएट कर रही है, ये चार्ज आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है, आई वुड से इन दी चैप्टर ऑफ चार्जेस। तो बच्चों ये हमारी चार्जेस के चैप्टर की अमेंडमेंट तो यहां पर पूरी हुई। आते हैं बच्चों दूसरी अमेंडमेंट पर।
सेकंड अमेंडमेंट बच्चों जो यहां पर आई है वो आई है आपकी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर में, एंड वहां पर आपने पढ़ा था एक सेक्शन 94। पहले तो आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं ये सेक्शन 94 एग्जैक्टली था क्या। तो अगर आप अपनी मेन बुक ओपन करेंगे बच्चों, वहां पर आपको दिखेगा ये सेक्शन 94। ये 94 आपका डील करता है किस चीज से, कि अगर किसी कंपनी ने सेक्शन 88 में रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाया या सेक्शन 92 में एनुअल रिटर्न बनाई, तो उसे आप किस जगह पर रख सकते हैं, एंड उन रजिस्टर्स और एनुअल रिटर्न को कौन कौन इंस्पेक्ट कर सकता है। तो यहां पर बच्चों सबसे पहले सबसेक्शन 1 में तो ये बात आई थी कि आप इन रजिस्टर्स रिटर्न्स को किस जगह पर रख पाएंगे। फिर यहां पर एक सबसेक्शन 2 आता था, और वो कहता था जी एक कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर और एनुअल रिटर्न को उस कंपनी का मेंबर, डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है बिना किसी फीस के, और कोई और पर्सन चाहे तो वो भी इसका इंस्पेक्शन कर सकता है 50 रुपए की फीस देकर के। एंड सबसेक्शन 3 आता था, वो क्या कहता था भाई कि ये जो मेंबर्स हैं, डिबेंचर होल्डर है, जो भी पर्सन यहां पर इंस्पेक्शन करने आ रहा है, आप इंस्पेक्शन के दौरान कोई एक्सट्रैक्ट ले सकते हो, आप कंपनी से किसी पेज की फोटोकॉपी मांग सकते हो, कंपनी वो फोटोकॉपी आपको फर्निश करेगी 7 दिन में, 10 रुपए तक चार्ज कर सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी बातें आपने पढ़ी थी कि किसी भी कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड एनुअल रिटर्न को नेट कोई भी पर्सन जाकर इंस्पेक्ट भी कर सकता है, और उसकी फोटोकॉपी वगैरह या एक्सट्रैक्ट भी उसमें से ले सकता है। तो ये बात पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है, बस यहां पर लॉ मेकर ने लगा दिया अब एक अच्छा सेफगार्ड। ये सेफगार्ड पहले यहां पर नहीं था, अब यहां पर एक सेफगार्ड आया बाय वे ऑफ अमेंडमेंट। और अब लॉ मेकर ने क्या कहा भाई कि आज अगर कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर या एनुअल रिटर्न इंस्पेक्ट करने जाना चाहता है, जा सकता है, एक्सट्रैक्ट मांगना चाहे मांग सकता है, उससे वो जानकारी बिल्कुल प्रोवाइड की जाएगी। पर उस इंस्पेक्शन के दौरान आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर में जो मेंबर्स की सारी डिटेल्स आ रही हैं, उनमें से अब कुछ डिटेल्स इस पर्सन को प्रोवाइड नहीं की जाएगी। फॉर एग्जांपल यहां पर बच्चों कोई भी पर्सन है, लेट्स सपोज इस पर्सन को हम नाम देते हैं इंस्पेक्टर, कि ये किसी भी कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर को इंस्पेक्ट करने जाना चाहता है। लेट्स सपोज ये पर्सन पहुंच गया रिलायंस के ऑफिस में और कह रहे रिलायंस आप मुझे अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर्स दिखाइए। आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेंबर्स का नाम आ रहा होगा, उनके पास आपकी कंपनी के कितने शेयर्स है वो आ रहा होगा, उस मेंबर की कांटेक्ट डिटेल्स आ रही होंगी, ईमेल आईडी आ रही होगी, आपने उसका पैन नंबर ले रखा होगा वो आ रहा होगा, शायद आपने उसका आधार कार्ड लिया होगा तो उसका आधार नंबर आ रहा होगा। तो यहां मेंबर्स की सारी सिग्निफिकेंट डिटेल्स मेंशन होती थी। तो बच्चों दिक्कत क्या होती थी, ऐसे कोई भी रैंडम पर्सन अगर रिलायंस के रजिस्टर ऑफ मेंबर को इंस्पेक्ट करता है, उसे रिलायंस के मेंबर्स की बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसे ही मिल जाती है, मे बी फ्री में या 50 रुपए की फीस पे करके। तो इसके ऊपर अब लॉ मेकर ने लगाई है रिस्ट्रिक्शन। लॉ मेकर ने अब क्या कह दिया कि भाई आप आकर रिलायंस के रजिस्टर ऑफ मेंबर को इंस्पेक्ट तो करिए, पर अब मेंबर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। मतलब जो मेंबर से जुड़ी थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो अब आपको यहां पर प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो इसी के रिगार्डिंग बच्चों एक अमेंडमेंट आई और यहां पर क्या कहा गया कि द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द रजिस्टर or the index or the return in respect of the members of a company shall not be made available for an inspection under subsection 2 or for taking extracts or copies under subsection 3। that is अगर कोई भी पर्सन किसी कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर या एनुअल रिटर्न इंस्पेक्ट करने जा रहा है या उसमें से कोई फोटोकॉपी या एक्सट्रैक्ट ले रहा है, तो मेंबर्स की ये वाली जानकारी आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ना ही इंस्पेक्शन के लिए ना ही एक्सट्रैक्ट लेने के लिए। कौन कौन सी जानकारी, मेंबर्स का एड्रेस, या अगर उस कंपनी का मेंबर बाय चांस कोई दूसरी कंपनी है, फॉर एग्जांपल रिलायंस की मेंबर कोई एच लिमिटेड है, तो उस एच लिमिटेड का रजिस्टर्ड एड्रेस, दैट इज मेंबर का एड्रेस आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। मेंबर की ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। मेंबर का जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर था, फॉर एग्जांपल उन्होंने अपना आधार कार्ड की डिटेल्स प्रोवाइड करी थी, वो आपको नहीं दी जाएगी। लाइकवाइज मेंबर का पैन नंबर, ये भी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो सर हमें प्रोवाइड क्या किया जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा जी ये मेंबर है, इनके पास कंपनी के इतने शेयर्स हैं, ये जानकारी आपको मिलेगी, पर ये जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर अब बार लगाया गया। दिस इज अ वेरी गुड स्टेप, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप इमेजिन करना अगर हम किसी कंपनी में शेयर होल्डर हैं तो हमारा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में जाएगा, हमारी ये सारी डिटेल्स कंपनी के पास है, तो आज अगर कोई थर्ड पर्सन आकर ये सारी डिटेल्स ले जाता है तो अच्छा नहीं होगा। तो ये एक अच्छा स्टेप है, पॉजिटिव स्टेप है। ये अमेंडमेंट में कहूंगा थोड़ी सी आप याद रख लेना, पेपर के लिए ये रेलिवेंट हो सकती है। तो ये बच्चों एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है आपकी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर में। तो ये हुई बच्चों हमारी अमेंडमेंट नंबर 2। और फाइनली बच्चों हमारी लास्ट अमेंडमेंट आ रही है जो हमारी अकाउंट्स के चैप्टर में आई है। तो हमारी बुक में चैप्टर नंबर जो 9 है अकाउंट्स, उसमें अमेंडमेंट आई है। तो आ जाते हैं बच्चों अमेंडमेंट्स पर। सबसे पहली अमेंडमेंट बच्चों जो आपके अकाउंट्स के चैप्टर में आई है वो आई है आपके रूल नंबर 3 में। तो बच्चों आपने अकाउंट्स के अंदर एक रूल 3 पढ़ा था जो आपका डील करता था इलेक्ट्रॉनिक बुक्स ऑफ अकाउंट से, कि जी अगर एक कंपनी चाहे तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स फिजिकल फॉर्म में भी बना सकती है
और अगर एक कंपनी चाहे तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी बना सकती है। पर अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगी तो उसे कंपनीज एक्ट की रूल 3 की बातों को फॉलो करना पड़ता था कि जी वो इंडिया में हर समय एक्सेसिबल होने चाहिए, रेडेबल फॉर्म में होने चाहिए, कभी भी उनकी कॉपी ली जा सके, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अंदर बच्चों आपने क्लासेस में अगर ध्यान हो पढ़ा था एक प्रोवाइजो, तो यहां पर जो एक रूल 3 सब रूल 1 आया था, यहां पर एक प्रोवाइजो आया था और बहुत जबरदस्त ये प्रोवाइजो था। और बच्चों ये प्रोवाइजो क्या कहता था भी कि कंपनीज आप ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर खाते बना रहे हो तो 1 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करना मैंडेटरी होगा जिस सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल का फीचर होगा। सर ऑडिट ट्रेल का फीचर और एडिट लॉग होगा, मतलब दैट इज आज के बाद कंपनी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खाते बनाओगे तो 1 अप्रैल 2022 से आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा जिस सॉफ्टवेयर में प्रॉपर एडिट लॉग और ऑडिट ट्रेल मेंटेन होगा। सर इसका क्या पर्पस होता था कि बाय चांस अगर कंपनी ने अपने बुक्स में कोई एंट्री करने के बाद उस एंट्री से कोई छेड़छाड़ किया या उस एंट्री को डिलीट किया तो वो वाली बात उस सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड हो जाएगी और कल को जैसी कोई ऑडिटर या इंस्पेक्टर या आरओसी कंपनी के बुक्स चेक करेगा तो उन्हें पता लग जाएगा जी शायद कंपनी ने अपनी बुक्स में घपले किए हैं। तो इसलिए हर कंपनी को 1 अप्रैल 2022 से ऐसा सॉफ्टवेयर फॉलो करना मैंडेटरी होता था। और सर हर कंपनी ऐसा सॉफ्टवेयर फॉलो कर रही है या नहीं, ये बात कैसे चेक होगी? तो बच्चों इस चीज की जिम्मेवारी लॉ मेकर ने डाली थी ऑडिटर पर। तो आपने जो चैप्टर नंबर 10 ऑडिटर का पढ़ा था उसके अंदर एक रूल 11 आया था और उस रूल 11 के अंदर ऑडिटर को यह जिम्मेवारी दी गई थी कि ऑडिटर ये बात आपको चेक करनी होगी कि हर कंपनी 1 अप्रैल 2022 से ये वाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रही हो। तो बच्चों ये तो पुराना लॉ था, यहां पर आई अमेंडमेंट। और बच्चों ये वाला जो लॉ था ये एप्लीकेबल कब से होना था? 1 अप्रैल 2022। एंड जस्ट इंटरेस्टिंग सा पॉइंट बताता हूं, अमेंडमेंट पता है किस दिन आई है? 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च को शाम को अमेंडमेंट आई और हमारी सरकार ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी यहां पर ये जो डेट आ रही है 1 अप्रैल 2022 इसको चेंज करके हम कर रहे हैं 1 अप्रैल 2023। दैट इज ये वाला जो सॉफ्टवेयर वाला पॉइंट था इसे 1 साल से अब कर दिया गया है डेफर। तो यही आपकी एक अमेंडमेंट है बच्चों कि रूल 3 में जहां पर ये 1 अप्रैल 2022 आ रहा है इसको आप पढ़ लेना 1 अप्रैल 2023। तो यही एक छोटी सी अमेंडमेंट है बच्चों कि ये जो सॉफ्टवेयर वाला पॉइंट है 1 साल के लिए रिलैक्स कर दिया गया है। बस यहां पर एक छोटी सी कमी लॉ मेकर से रह गई क्या कि बच्चों उन्होंने अकाउंट्स के चैप्टर में तो 1 अप्रैल 2022 को 2023 कर दिया, पर क्या साथ साथ ये वाली अमेंडमेंट ऑडिट के चैप्टर में भी होनी चाहिए थी? बिल्कुल, क्योंकि जी ऑडिट के जो रूल्स हैं रूल 11 वहां पे ऑडिटर को बोला गया है कि आप 1 अप्रैल 22 से ये चीज चेक करना। अब लॉ मेकर से ना ये वाला एरर हो गया कि उन्होंने ऑडिट के चैप्टर में 1 अप्रैल 22 वाली लिमिट को चेंज अभी नहीं किया। तो सर क्या यहां पर हम 1 अप्रैल 2022 ही पढ़े या लॉजिकली ऑब्वियसली हमें यहां पर 1 अप्रैल 2023 ही पढ़ लेना चाहिए? तो बच्चों एज पर लॉजिक हम यहां पर ऑटोमेटिकली 2023 ही पढ़ लेंगे क्योंकि जब कंपनी पर ये रिक्वायरमेंट 2023 से एप्लीकेबल होने वाली है तो ऑडिटर भी ऑब्वियसली तभी से चेक करेगा। तो इवन दो ऑडिट के चैप्टर में ये वाली अमेंडमेंट अभी तक नहीं आई है बट इंप्लाइड है जी कि अगर अकाउंट्स के चैप्टर में चेंजेस आए तो ऑडिट के चैप्टर में भी हम इसे 1 अप्रैल 2023 पढ़ लेंगे। तो बच्चों ये एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है आपके अकाउंट्स के चैप्टर में। और अकाउंट्स के ही चैप्टर में एक और अमेंडमेंट है, बहुत ही छोटी सी अमेंडमेंट है एंड आज की हमारी लास्ट अमेंडमेंट है मैं कहूंगा। और ये अमेंडमेंट आई है बच्चों आपके रूल 12 में। तो बच्चों अकाउंट्स के चैप्टर में आपने एक रूल 12 पढ़ा था। तो जब हमने अकाउंट्स ऑफ द कंपनी का चैप्टर पढ़ा था बच्चों मैंने आपको बताया था कि हर कंपनी को साल खत्म होने के बाद अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आरओसी के पास फाइल करना होता है मैंडेटरी। तो हर कंपनी अंडर सेक्शन 137 अपने फाइनेंशियल्स आरओसी के पास करती है फाइल। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट ओपन द सेक्शन फॉर यू। चलिए तो बच्चों ये हमारा सेक्शन आता था कि हर कंपनी साल खत्म होने के बाद जैसे ही उसकी एनुअल जनरल मीटिंग हो जाती है, एजीएम होती है, 30 दिन के अंदर जनरली अपने खाते आरओसी के पास फाइल करती है। उसके रिगार्डिंग बच्चों यहां पर एक रूल 12 आया था। उसने बताया था कंपनी आप खाते फाइल कैसे करोगे। तो कुछ कंपनी तो बच्चों अपने खाते फाइल करती है एओसी 4 में। अगर कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फाइल होते हैं एओसी 4 सीएफएस में। अगर कंपनी इंड एएस फॉलो कर रही है तो इंड एएस वाला फॉर्म अलग होता है। और यहां पर कुछ कुछ कंपनीज पर एक्सबीआरएल फाइलिंग की गई थी मैंडेटरी। ये पॉइंट बच्चों पहले भी सेम था, आज भी सेम है, बस यहां पर कंपनीज के ऊपर एक एडिशनल रिक्वायरमेंट ले डाउन कर दी गई है। क्या कि बच्चों यहां पर ये जो रूल 12 सब रूल 1 आ रहा है, लॉ मेकर कह रहे जी यहां पर आप एक सब रूल 1B और इंसर्ट कर दीजिए। तो यहां पर एक छोटी सी अमेंडमेंट क्या है कि यहां पर एक सब रूल 1B आ गया है। और बच्चों ये सब रूल 1B क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है जी एवरी कंपनी covered under the provision of section 135 subsection 1
सर 135 किस चीज का था? तो बच्चों 135 आपका सीएसआर का था। तो जो कंपनी सेक्शन 135 में कवर्ड है, बच्चों कौन कौन सी कंपनी 135 में कवर्ड होती थी? जिस भी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ है, या टर्नओवर 1000 करोड़ थी, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ थे इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के, उन कंपनीज पर सीएसआर का सेक्शन लगता था। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है भाई? जिस कंपनी पर सीएसआर का सेक्शन लगता है, सच कंपनी शैल furnish a return, a report on CSR in form CSR2 to the registrar for the preceding financial year and onwards as an addendum to the form AOC4 or AOC4 XBRL or AOC4 NBFC Ind AS as the case may be। तो ये कह रहे हैं जी, ये वाली रिक्वायरमेंट किस कंपनी पर लगेगी? ये रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली उस कंपनी पर लगेगी जो सीएसआर के सेक्शन में कवर्ड है। और कंपनी, अगर आप सीएसआर के सेक्शन में कवर्ड हो, तो साल खत्म होने के बाद कंपनी, जब आप आरओसी के पास अपने खाते फाइल कर रहे हो, कंपनी आप ये खाते हो सकता है एओसी 4 में फाइल कर रहे हो सकता है एक्सबीआरएल फॉर्मेट में फाइल कर रहे हो सकता है एनबीएफसी हो तो इंड एएस वाले खाते आप एओसी 4 एनबीएफसी इंड एएस में फाइल कर रहे हो। दैट इज, जब आप साल के एंड में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के पास फाइल करोगे ना, तो आपको उन फाइनेंशियल्स के साथ एक रिपोर्ट ऑन सीएसआर भी फाइल करनी पड़ेगी। दैट इज, कंपनी जैसे ही आप फाइनेंशियल फाइल कर रहे हो, उन फाइनेंशियल का जो फॉर्म है उसी में एक और फॉर्म आपको ऐड करना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? रिपोर्ट ऑन सीएसआर, और ये आपका बनेगा फॉर्म सीएसआर 2 में। तो बड़ी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है कि साल खत्म होने के बाद कंपनी अब आरओसी के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ अपनी एक रिपोर्ट ऑन सीएसआर भी फाइल करेगी सीएसआर 2 में। और सर ये रिपोर्ट फाइल करने की बात किस दिन से एप्लीकेबल होगी? तो बच्चों ये जो रिक्वायरमेंट है ये लॉ मेकर ने अप्लाई करी है फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑनवर्ड्स, मतलब एफवाई 2021 से ये रिक्वायरमेंट अप्लाई की गई है। दैट इज 2021, 21, 22, 23 और अब हर साल आगे। तो इस फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स हर कंपनी को अपनी रिपोर्ट फाइल करनी है। सर ये रिपोर्ट फाइल करनी कब तक होगी? तो बच्चों ये रिपोर्ट फाइल करने की लास्ट डेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करने की लास्ट डेट है। तो जनरली कंपनीज के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने की लास्ट डेट क्या होती है? एजीएम से 30 दिन। तो जिस दिन आप फाइनेंशियल फाइल करोगे, साथ में ये वाली रिपोर्ट आपको लगानी पड़ेगी। तो आगे आने वाले हर साल के लिए जब कंपनी फाइनेंशियल फाइल करेगी, रिपोर्ट फाइल करेगी। पर बच्चों एक दिक्कत है, ये अमेंडमेंट आई है अभी 2022 में, और जब लॉ मेकर ने अमेंडमेंट करी, उन्होंने 21-22 पर तो ये अप्लाई कर दिया। चलो मैं कहता हूं 21-22 पर ये अप्लाई हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस साल के फाइनेंशियल्स एक कंपनी फाइल करेगी। प्लीज मेरी बात ध्यान से समझना। लॉ मेकर ने कहा जी 21-22 वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए भी ये रिपोर्ट ऑन सीएसआर जाएगी। कंपनी कह रही जी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस साल के खाते तो अभी मैं जाकर के अगस्त सितंबर में फाइल करूंगी, तो अगस्त सितंबर में जब मैं फाइनेंशियल्स फाइल करूंगी, मैं साथ में सीएसआर की रिपोर्ट भी लगा दूंगी। लाइकवाइज आगे आने वाले सालों के लिए भी मेरे लिए दिक्कत नहीं है, 22, 23, 24, क्योंकि जैसे जैसे उनके फाइनेंशियल फाइल होंगे उनकी रिपोर्ट फाइल हो जाएगी। पर दिक्कत क्या हुई? लॉ मेकर ने क्या कहा? कंपनी आपको 20-21 वाले साल के लिए भी रिपोर्ट ऑन सीएसआर फाइल करनी है। कंपनी कह रही जी ये रिपोर्ट में फाइल कैसे करूं? क्योंकि 20-21 वाला साल तो 31 मार्च 2021 पिछले साल खत्म हो चुका है, और पिछले साल के फाइनेंशियल्स फाइल करने की डेट ऑलरेडी निकल चुकी है। बिकॉज लास्ट ईयर के खाते कब तक फाइल हो जाने चाहिए थे? 30 सितंबर तक शायद कंपनी ने एजीएम करी होगी, तो 30 अक्टूबर 2021 तक पिछले साल के फाइनेंशियल्स फाइल हो चुके होंगे। तो कंपनी कह रही जी सरकार आप मुझसे कह रहे हो कि 20-21 वाले साल के लिए भी रिपोर्ट ऑन सीएसआर मुझे फाइल करनी है, पर वो वाली रिपोर्ट फाइलिंग के लिए तो फाइनेंशियल्स की डेट ऑलरेडी निकल चुकी है। तो सरकार ने कहा जी कंपनी क्यों टेंशन ले रही हो, आगे वाले सालों की रिपोर्ट्स तो आप फाइनेंशियल्स के साथ फाइल करते रहना, जो 20-21 वाला साल है उसके लिए हम आपको छोटा सा बेनिफिट दे देते हैं। इसलिए लॉ मेकर लेके आए एक प्रोवाइजो। उन्होंने कहा जी प्रोवाइडेड दैट फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर दैट इज 20-21 फॉर्म CSR2 शैल बी फाइल्ड सेपरेटली, मतलब उसे आपको फाइनेंशियल्स के साथ फाइल नहीं करना, उसे आप अलग से फाइल कर देना। किस दिन तक? ऑन और बिफोर 31 मई 2022 आफ्टर फाइलिंग ऑफ AOC4, AOC4 XBRL एज द केस मे बी। दैट इज नेट बच्चों, अगर मैं समअप करूं, अब जिस कंपनी पर सीएसआर का सेक्शन लग रहा है, आपको अपने फाइनेंशियल्स के साथ साथ एक रिपोर्ट ऑन सीएसआर भी फाइल करनी है। अगर मैं कहूं फाइनेंशियल 21-22, 22-23 एंड ऑनवर्ड्स, इन सालों के लिए तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जैसे ही इन सालों के हम फाइनेंशियल फाइल करेंगे, हम रिपोर्ट ऑन सीएसआर भी फाइल कर देंगे। पर दिक्कत क्या आई कि लॉ मेकर ने कहा जी ये रिपोर्ट वाली बात 20-21 वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए भी अप्लाई करेगी। मतलब एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च 2021 को खत्म हो चुका है, और इस फाइनेंशियल ईयर के खाते शायद ऑलरेडी 30 अक्टूबर 2021 तक फाइल हो चुके होंगे। पर अब लॉ मेकर कह रहे जी उस साल की भी रिपोर्ट बना के फाइल करो। तो कंपनी कह रही जी कैसे फाइल करो? तो लॉ ने क्या कह दिया जी कोई नहीं, आप उस साल की सीएसआर की रिपोर्ट सेपरेटली फाइल कर देना। उसके लिए हम आपको टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं 31 मई 2022 तक का।
तो बस ये एक और छोटी सी अमेंडमेंट है जो मैं कहूंगा अकाउंट्स के चैप्टर में आई है बच्चों, एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज अमेंडमेंट क्लास। तो ये बच्चों हमारी बड़ी छोटी सी अमेंडमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर कोई अमेंडमेंट नहीं आई है। तो ये 3 अमेंडमेंट्स थी जो हमने यहाँ पर कवर करी। तो बच्चों यही आज की क्लास थी, एंड जाते जाते मैं आपको एक छोटा सा केवियट जरूर दूंगा कि हमारा इंस्टीट्यूट कई बार ना आपके लिए अमेंडमेंट निकालता है कि जी ये वाली अमेंडमेंट नवंबर 22 के लिए एप्लीकेबल है, या आरटीपी में अमेंडमेंट्स आएंगी। तो उस आरटीपी में या अमेंडमेंट के नोट्स में इंस्टीट्यूट ना पुरानी अमेंडमेंट्स भी कवर करते हुए चलता है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट है वो पिछले साल काफी पहले बना था। तो इंस्टीट्यूट अपने उस अमेंडमेंट नोट्स में ना कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स भी कवर करेगा जो मई 22 या नवंबर 21 के लिए एप्लीकेबल थी, पर वो सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मेरे पास ये क्वेरी कई बार आती है, सर आरटीपी में तो इतनी सारी अमेंडमेंट्स हैं। तो वहां पर बच्चों उस अमेंडमेंट की ना आप डेट देख लेना। तो जो अमेंडमेंट उस आरटीपी में आप देखोगे ना, आप रियलाइज करना वो अमेंडमेंट आपकी 1 नवंबर 2021 से पहले की होगी, और वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। तो डोंट बी कंफ्यूज, आपने जितना क्लासेस में पढ़ा बस मुझ पर भरोसा रखो। मैंने आपको डे 1 पे कहा था जी ये मेरी जिम्मेवारी है, तो आपने जितना क्लासेस में पढ़ा बस वो करते चलो। मई 22 तक के लिए आप बिल्कुल अपडेटेड थे, तो बस ये 3 अमेंडमेंट्स आप अलग से कर लेना, नवंबर 22 के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे। तो विद दिस आई विल रेस्ट टुडेस क्लास बच्चों, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नवंबर एग्जाम्स। इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द सक्सेस, टेक केयर।